निर्माण का मानदंड। नमस्कार, हेलो एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। 10वीं पास करने के बाद जो स्टूडेंट्स ITI या डिप्लोमा या फिर 12वीं के बाद IIT, NIT जैसे संस्थान की प्रवेश परीक्षा पास करने के बाद अच्छे ब्रांच जिससे मिलते हैं, उनके अभिभावक खुश हो जाते हैं। लेकिन बाकी अभिभावक के सामने बच्चों के भविष्य को लेकर उलझन रहती है कि बच्चे को कौन से कॉलेज में एडमिशन दिलाएं। जब से प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज और यूनिवर्सिटीज आई है, तब से अभिभावक और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि किस कॉलेज से अपने बच्चे का दाखिला करवाया जाए। इन सभी सवालों का जवाब हमारे खास प्रोग्राम हेलो एक्सपर्ट में आपको सिर्फ एक कॉल पर मिलेगा। आपका सवाल और अनुभवी एक्सपर्ट का जवाब आपके बच्चे के भविष्य की दशा और दिशा दोनों ही तय करने में सहायक होगा। तो आप सभी लोग हमें कॉल कीजिए और अपने सवाल का जवाब जानिए। और हमारे साथ एक्सपर्ट की टीम भी मौजूद है, जिससे आपका मैं परिचय करवा देती हूं। दीपक कुमार सिंह सीनियर IAS हैं, आज हमारे साथ जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत। प्रोफेसर संजीव सिन्हा एकेडमिक डीन NIT पटना के हैं और उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अखिलेश कुमार सुमन करियर एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनामिका नंदन डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर BIT पटना की हैं और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। और सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और आज का जो ये कार्यक्रम है, इसमें हम चाहेंगे कि आप लोग सभी वैसे लोगों के कंफ्यूजन दूर कीजिए जो कई दिनों से कई सारे सवालों से घिरे हुए हैं और उनका जवाब उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो अपने दर्शकों से एक बार फिर से हम अपील करते हैं कि हमारे जो टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उस पर आप कॉल कीजिए और अपने सवालों का जवाब हमारी एक्सपर्ट की टीम से जानिए। और हम कॉल आने का सिलसिला जो शुरू होगा उसका इंतजार तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मैं दीपक कुमार सिंह जी आपके पास आना चाहूंगी। आपसे मेरा सवाल तो सबसे पहले यही होगा कि जिस तरीके से हम अभी देख पा रहे हैं कि 10वीं और 12वीं के बाद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो एक एक करके 10वीं और 12वीं दोनों पर ही बात करेंगे। सबसे पहले 10th को लेकर बात करते हैं। जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए और जिनके अभिभावक परेशान हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, 10th के बाद ITI या पॉलिटेक्निक के अलावा जो टेक्निकल लाइन है, उसके अलावा सामान्य तौर पर 11th या 12th में एडमिशन लेते हैं। लेकिन 10th में अगर अच्छे मार्क्स नहीं भी आए हैं तो ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि अगर 11th या 12th में अच्छी पढ़ाई करते हैं वो, और 11th 12th में अगर उनके अच्छे मार्क्स आते हैं तो उसके बाद रास्ता उनके लिए ज़्यादा खुल जाता है। इसलिए अगर 10th में अगर अच्छे मार्क्स नहीं भी आए हैं तो उसके कारण से निराश नहीं होना चाहिए। जी, मतलब उनके पास भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं और आगे भी वो बढ़ सकते हैं, इसलिए टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। चलिए संजीव सिन्हा जी, आपसे 12th को लेकर बात कर लेते हैं कि आफ्टर 12th जैसे बहुत बार ऐसा हमने देखा है कि जिन बच्चों के मार्क्स अच्छे नहीं आते, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि डिप्रेशन में भी चले जाते हैं और उनके अभिभावक भी उन पर प्रेशर बनाते हैं। तो ऐसे में क्या लगता है उन लोगों के लिए क्या विकल्प है? देखिए, विकल्प तो बहुत सारे हैं। ऐसे तो जो कॉम्पिटिशन्स है और जैसे जोसा का एग्ज़ाम है, तो उसमें जो कंपटीशन जिसको हम लोग JEE मेंस एग्ज़ाम कहते हैं, जिसके थ्रू बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जैसे NITs और भी कुछ कॉलेजेस में उसमें एडमिशन्स होता है उसके थ्रू, पर उनका इनके मार्क्स के अलावे कुछ अपने जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं वो अपना खुद का एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लेते हैं और सीट्स की काफ़ी संख्या है सीट्स की, जिसमें कि कोई करियर ऑप्शंस वो अपने इंजीनियरिंग अगर चाहते हैं तो उसके लिए है। इसी तरह से मेडिकल के लिए अलग कंपटीशन है। कंपटीशन के अलावे भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं
अगर छात्र को ऐसी इच्छा है कि उसको इंजीनियरिंग ही जी। पढ़ना है, चाहे मेडिकल ही पढ़ना है, तो उसमें फोकस कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन इनके अलावे बहुत सारे फोकस तो करना भी विषय पड़ेगा। हैं संजीव जिस पे जी भी- बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस एडवाइस के लिए। देखिए हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं सुपौल से, अमन कुमार, और उनका हम लोग सवाल ले लेते हैं। अमन, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। जी अमन, आप सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं। जी जी, हेलो। तो अपना सवाल पूछिए। हाँ वही पूछे, मतलब आईआईटी के अलावा भी आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस। जी, मतलब आपका सवाल ये है कि आईआईटी के अलावा भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं? हाँ, जी, कौन तो से अच्छे हैं? कॉलेज को लेकर कंफ्यूजन है कि आखिर कैसे तय किया जाए कि कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा, बढ़िया होगा आपके लिए? हाँ यस मैम। जी, तो संजीव सिन्हा जी कुछ गाइड करना चाहेंगे इन्हें आप? जी बिल्कुल, देखिए, एक तो आईआईटी और एनआईटी जो कंपटीशन है उनके कॉलेजेस हैं, और उसके अलावा जैसा मैंने बताया कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जिनका अपना कंपटीशन होता है। इसके अलावे जो नई शिक्षा नीति बनी है, जो अभी लागू होने वाली है, उसमें भी इस चीज़ को बहुत ही ध्यान रखा गया है आगे में, क्योंकि हम लोग उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच रखना चाह रहे हैं, और मल्टी डिसिप्लिनरी इस पर हम लोग वर्कआउट भी कर रहे हैं। सिलेबस भी इसी तरह से होगा कि हम अगर कोई बच्चा जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो इंजीनियरिंग के साथ, चाहे इंजीनियरिंग के दूसरे जो रिलेटेड ब्रांचेस हैं, इंजीनियरिंग का भी कोर्स कर सकता है, साथ में जो मान लिया कि कुछ इकोनॉमिक्स में उसका इंटरेस्ट है, चाहे दूसरे विषयों में इंटरेस्ट है, तो उन सबों को भी अडॉप्ट कर सकता है। ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है नई शिक्षा नीति में, जिसका बहुत ही जल्दी क्रियान्वयन होना जा रहा है। इसके अलावे जो है, अगर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कुछ एडुकेशन में एडमिशन तो हो जाता है, फिर वो कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, तो उसमें एग्जिट में मल्टी एग्जिट की भी व्यवस्था है नई शिक्षा नीति के अनुसार में, कि अगर 1 साल के अंदर आप अगर छोड़ना चाहेंगे तो आपको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा। अगर आप 2 साल के बाद उसको छोड़ रहे हैं तो आपको डिप्लोमा मिलेगा। उसी तरह से अगर आप 3 साल के बाद छोड़ रहे हैं तो आपको बैचलर्स डिग्री इंजीनियरिंग की मिल जाएगी, और चौथे साल के बाद बैचलर्स डिग्री विथ रिसर्च मिलेगा। तो ये बहुआयामी जो अप्रोच है ये नई शिक्षा नीति में, इसका भी हमको लगता है कि आने वाले स्टूडेंट्स को काफी लाभ होने जा रहा है इसमें। जी जी, मतलब नई शिक्षा नीति से ज्यादा फायदा बच्चों को होने वाला है। देखिए, इसी बीच एक सासाराम से अभिभावक हैं जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। कंपनी सराय के उपेंद्र सिंह हैं। ये जानना चाहते हैं कि 12वीं उत्तीर्ण होने के बाद इंजीनियरिंग में आखिर कैसे नामांकन होता है। बहुत सीधा सा ये सवाल है इनका, और ये आप लोगों से जानना चाह रहे हैं। डॉक्टर अनामिका नंदन, कुछ सजेस्ट करना चाहेंगी आप? हाँ, इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए नॉर्मली जोसा या फिर जेई मेंस जिसको कहते हैं, उसका एडमिशन टेस्ट होता है। बच्चे उसमें अपीयर हो सकते हैं, और बेस्ड ऑन देयर मार्क्स, वो जितना मार्क्स उनको आता है उस हिसाब से वो अप्लाई करते हैं। उनको अलग अलग कॉलेजेस अलॉट होते हैं। अगर उनका एक मिनिमम बेंचमार्क होता है, वो क्वालिफाई कर जाते हैं, तो दूसरी बार एडवांस में अपीयर हो सकते हैं, जिसके बाद वो आईआईटी या फिर दूसरे आईआईटीज़ में जाते हैं। आईआईटीज़ ऑब्वियसली, एनआईटी के लिए तो नॉर्मल ही चाहिए। तो यही एक तरीका। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, तो उसका अपना स्टेट गवर्नमेंट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, उसमें अपीयर हो सकते हैं, उसके थ्रू उसमें एडमिशन ले सकते हैं। तीसरा तरीका, प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं, उनके कुछ कॉलेजेस डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं या अलग, तो वो अपना क्राइटेरिया रखती है, उनके वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। वो जेई वाले मार्क्स के बेसिस पे लेते हैं या वो अपना एग्जामिनेशन कराते हैं, उस हिसाब से वहाँ एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल, यही ये तो प्रोसेस हो गया। अखिलेश जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जिस तरीके से
बहुत सारे कॉलेजेस हैं ऐसे, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज भी आ चुके हैं, जिससे कंफ्यूजन तो है ही। अब किस तरीके से ये मापा जाए या क्या आधार रखा जाए जिससे ये पता चले कि ये वाला कॉलेज सबसे बेस्ट हो सकता है? कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं उसको लेकर जो आप सजेशन देना चाहेंगे कि अगर कॉलेज में एडमिशन लेना है तो इन चीज़ों का ध्यान रखा जाए? जी मैम, बहुत सारे क्राइटेरिया बनाए गए हैं सरकार के द्वारा। बहुत सारी रैंकिंग क्राइटेरियाज भी है। इंस्टीट्यूशन को कई सारे वर्गों में बांटा गया है, जैसे नैक के द्वारा ग्रेडिंग देकर के हम लोग चेक कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूट कैसा है। उसके अलावा भारत सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए रैंकिंग जारी की है, NIRF रैंकिंग। NIRF रैंकिंग के द्वारा देश के जो टॉप 200 कॉलेजेज हैं, हम उस कॉलेजेस में बच्चों को एडमिशन्स के लिए गाइड कर सकते हैं कि ये कॉलेजेज हैं और ये रैंक में भारत सरकार ने इनकी रैंकिंग जारी की है। अगर NIRF में कॉलेज में रैंक में नहीं आता है तो हमें ये देखना है कि कॉलेज नैक से कौन सा ग्रेड है, नैक से A ग्रेड है या B ग्रेड है या C ग्रेड है, या फिर वो भी नहीं है तो ये देखना है कि कॉलेज में जिस ब्रांच में हम एडमिशन ले रहे हैं वो NBA से एक्रेडिशन है कि नहीं है। तो भारत सरकार ने ऑलरेडी कई सारी ग्रेडिंग प्रक्रिया जारी की हुई है, उनके आधार पर हम लोग कॉलेज की विश्वसनीयता को चेक कर सकते हैं कि ये कॉलेज हमारे आंकड़े पे जो कॉलेजेज हैं, जिस स्ट्रीम में हम एडमिशन लेना चाह रहे हैं, वो उसके लिए परफेक्ट है या नहीं है। जी, और देखिए हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आलोक दरभंगा से। आलोक, अगर आप सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछिए। जी नमस्ते मैम। मैम एक हेलो। जी आलोक, आपकी आवाज आ रही है, आप सवाल पूछिए। जी 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 मैम। मैम मैं बता रहा हूँ, जो हमारे बच्चे एक्चुअली है क्या, जो ये अभी जीमेंस का एग्जाम दिए थे पिछले दिन, और जीमेंस का एग्जाम दिए, उसमें जीमेंस में ये कह के टाल दिया गया, सरकारी कॉलेज नहीं मिला कि आरक्षण का लाभ आप लोगों को नहीं मिलेगा। अच्छा नंबर था और EWS में हम लोग आते हैं, तो ये तो हम लोग कहीं नहीं हैं। और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं, कम पढ़ते हैं, उन बच्चों का हो गया, और जो बच्चे पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते हैं, उन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया। जी, तो मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो आरक्षण की वजह से वैसे बच्चों को एडमिशन मिल जा रहा है, जो बच्चे सही तरीके से पढ़ाई नहीं भी कर पाते हैं, जो बहुत अच्छे पढ़ने में हैं लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पा रहा है। जी दीपक कुमार जी, कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे आप? आपने शायद सवाल सुन लिया होगा इनका। जी, मुझे इनका सवाल बहुत स्पष्ट तो नहीं हुआ, परंतु ये है कि अगर ये किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, चाहे वो SC ST हो या OBC हो या फिर EWS कैटेगरी में है, इस साल से भारत सरकार ने JEE मेंस में भी EWS की कैटेगरी लागू की है, तो जो सेंट्रल कोटा है उसके तहत, तो नीट में इन्होंने लागू किया है। तो इसके आधार पे मिल सकता है। जहाँ तक इन्होंने अगर आरक्षण का प्रश्न उठाया है तो उस बिंदु पर तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आरक्षण जो सरकार की नीति है उससे आगे तो नहीं कुछ दिया जा सकता। लेकिन जैसा कि अभी हमारे बाकी पैनलिस्ट ने भी बताया कि इंजीनियरिंग ही एकमात्र ऑप्शन नहीं है। अगर इंजीनियरिंग में नहीं भी हो पाता है, जो गवर्नमेंट जो IIT हैं या NIT हैं, तो उसके अलावा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेज हैं, जैसे SRM है या मणिपाल हैं या महिंद्रा के है, या फिर किट है जो कलिंगा टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है उड़ीसा में। ये सभी अच्छे प्राइवेट कॉलेजेज हैं जिनके अपने एग्ज़ाम होते हैं और जिसके द्वारा वो एडमिशन लेते हैं। और अगर ये स्ट्रीम्स भी नहीं मिलती हैं तो उसके बाद भी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप अगर BSc करते हैं उसके बाद आप फर्दर रिसर्च में जा सकते हैं, टीचिंग लाइन में आप जा सकते हैं। टीचर्स की खास तौर पे हमारे यहाँ काफ़ी कमी रहती है, तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी इंजीनियरिंग में दाखिला नहीं मिला तो उसके लिए सारे ऑप्शंस कैरियर के बंद हो जाते हैं। जी, और देखिए हमारे साथ कृष्ण नंदन कुमार अभिभावक हैं, नालंदा से जुड़े हुए हैं, वो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। कृष्ण नंदन जी, अपना सवाल पूछिए। जी मैम, हम पूछना चाह रहे थे कि हमारे बच्चा भी सर मैम 6th क्लास में लोग पढ़ रहे हैं, तो इंजीनियरिंग लाइन के क्षेत्र में क्या कौन सा मतलब अच्छा मतलब रहेगा, बुक वगैरह का प्रोवाइड किया जाए, मैथ वगैरह का, ये सब कौन सा राइटर का, ये किस चीज का बुक पढ़ाया जाए लोगों का। अनामिका जी,
कुछ सजेस्ट करेंगे आप इनको? ये पूछ रहे हैं कि कौन सा बेहतर तरीका होगा पढ़ाई का, जिस तरीके से वो इंजीनियरिंग में आगे भी उसको मदद मिल सके। जी, अगर बच्चा अभी आपका 6th क्लास में है तो अभी बहुत जल्दी है। हालांकि फिर भी मैं कहना चाहूँगी कि CBSE का जो बुक आता है उसे बच्चे रेफ़र करें, और जो क्लास 10th तक +2 में वो सफिशिएंट है। अगर उसको बहुत ध्यान से पढ़े बच्चे और समय देकर पढ़ें तो वो कॉम्पिटिशन्स क्लियर कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में या फिर अगर चाहे आर्किटेक्चर या और भी जो फील्ड है वहाँ वो आगे बढ़ सकते हैं। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो अभिभावक है वो भी चाहते हैं कि अगर शुरुआत से ही उस तरीके से तैयारी हो तो आगे भी जाकर मदद मिल जाएगी। देखिए हमारे साथ एक सासाराम से एक अभिभावक हैं जिनका सवाल है कि कंपनी सराय के ही उपेंद्र सिंह हैं, जो जानना चाहते हैं कि 12वीं उत्तीर्ण होने के बाद इंजीनियरिंग में कैसे इनका नामांकन हो सकता है। हम जानना चाहते हैं कि इंजीनियरिंग में कैसे एडमिशन होता है, अपने बच्चे को करवाना चाह रहे हैं। तो संजीव जी कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? जी जी जी, ऐसा है उपेंद्र जी कि सबसे पहले तो आप को जानकारी होगी, जोसा एग्ज़ाम जो कंडक्ट करती है जिसको कि जेई मेंस परीक्षा कहते हैं, तो ये बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन लेने का ये आधार है। इसमें जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं, सर्टेन क्वालिफाइंग मार्क्स लाते हैं, वो जेई एडवांस देते हैं जो कि आईआईटी के लिए एलिजिबिलिटी होती है उनकी। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी कॉलेजेस भी अलग से एग्ज़ाम कंडक्ट करती है जिसमें भी बच्चा उत्तीर्ण हो सकता है और उसमें क्वालिफाई करके स्टेट गवर्नमेंट के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उसमें वो एडमिशन ले सकता है। और जेई मेंस का मार्क्स बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज को अडॉप्ट करके उसके ऑल इंडिया रैंक के बेसिस पर एडमिशन लेते हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं जिनका अपना एडमिशन क्राइटेरिया है, कहीं मार्क्स के बेसिस पे, कहीं अपना लोकल कंपटीशन के बेसिस पे। इन सब तरीकों से उसमें इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल सकता है। हाँ, यानी कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अच्छे तरीके से अगर तैयारी करते हैं तो कहीं भी एडमिशन अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को मिल सकता है। देखिए हमारे साथ बेतिया से अखिलेश जुड़े हुए हैं और कुछ जानना चाहते हैं। अखिलेश, अपना सवाल पूछिए। अखिलेश, आप सुन पा रहे हैं? जी। लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। हालांकि कॉल आने का सिलसिला तो जारी ही है, लेकिन ऐसे में देखिए एक हम यहाँ पर जो हमारे साथ अखिलेश कुमार सुमन जी मौजूद हैं उनसे सवाल पूछ लेते हैं। देखिए अखिलेश जी, बहुत बार ऐसा भी होता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पढ़ने का तो मन होता है, अच्छे अच्छे कॉलेजेस में भी जाना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से उस तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकते उतने अच्छे कॉलेज में। तो क्या आप अपने साइड से कुछ सजेशन देना चाहेंगे वैसे बच्चों को कि वो किस तरीके से तैयारी करें, और अगर पैसों की दिक्कत है तो कैसे अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो बच्चे गरीब हैं, जो जिनके पास हाई पेइंग कैपेसिटी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, उनके 2 लाख 4 लाख पर ईयर ट्यूशन फीस है। तो उनके लिए क्या स्टेट लेवल पे प्राइवेट कॉलेज और जो गवर्नमेंट कॉलेज है ये ऑप्शन होते हैं। दूसरा क्या है, बिहार सरकार ने बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना चलाया गया है, जिसमें 4 लाख तक की राशि बिना किसी गारंटर के दी जाती है। इसमें क्या होता है कि लड़कों के लिए 4% सालाना इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, और लड़कियों के लिए सिर्फ 1%। इसका सुविधा यहाँ के जो भी इस तरह के बच्चे हैं उठा सकते हैं और अपने एजुकेशन को पा सकते हैं। दूसरा क्या है कि सिर्फ इंजीनियरिंग को ही करियर ना बना सकते हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हैं जो कम फीस में होते हैं, जैसे BBA कर लें, BCA कर लें, होटल मैनेजमेंट कर लें, BA LLB कर लें, ठीक है, बहुत सारे कोर्सेस। 12th के बाद करियर ऑप्शन आ रहे हैं, बट एक्सट्रीम लाइन में ना जा करके हम दूसरे ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। जी बिल्कुल, लेकिन आज अखिलेश जी हम सिर्फ इंजीनियरिंग लाइन पर ही बात कर रहे हैं, खासकर वैसे बच्चों के लिए ही जो इंजीनियरिंग का सपना देखते हैं, इसलिए हमारा पूरा टॉपिक जो है आज यही है। देखिए हमारे साथ एक कॉलर शमशाद जुड़ चुके हैं, वो भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। शमशाद, आप अपना सवाल पूछिए। जी मैडम, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी
जी मेरा भाई जी से अभी एग्जाम दिया है 2021 में 10वां पास किया है, 392 नंबर है, तो उसको मैं इंजीनियर में देना चाह रहा हूँ, तो क्या इसका प्रक्रिया थोड़ा बता दीजिए। जी जी, मतलब अभी 10वीं उन्होंने पास कर ली है, अब आगे आप इंजीनियरिंग में उनको परस्यू करवाना चाहते हैं, तो क्या कुछ ऑप्शन उनके लिए बेहतर हो सकता है? अनामिका जी कुछ सजेस्ट करेंगे इनको आप? इंजीनियरिंग तो मेन स्ट्रीम जो इंजीनियरिंग के हैं वो सिविल, मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो इलेक्ट्रिकल, इन सब में तो जा ही सकता है। +2 के बाद वो जैसा कि संजीव जी ने बताया था कि कंपटीशन उनको देना होगा। जेई मेंस का एग्जामिनेशन होता है, साल में 2 बार होता है, उन्हें अपीयर होना होगा और एक बार वो क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनके पास बहुत सारे कॉलेजेस के ऑप्शन होंगे जिसमें वो खुद ही सेलेक्ट कर सकते हैं और मार्क्स के बेसिस पे वो शुरू में उनको सेलेक्ट करना होता है अपने मार्क्स को देखते हुए कि कौन कौन सा कॉलेज वो ऑप्ट करना चाहते हैं, बाद में उनको वो प्रेफरेंस मिल जाता है कई बार, तो वैसे वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग के अलावा चाहे तो वो आर्किटेक्चर पढ़ सकते हैं, एक दूसरा ऑप्शन वो है। तो देखिए शमशाद जी, उम्मीद है कि आप आंसर से संतुष्ट होंगे। देखिए सीतामढ़ी से जो 12वीं पास रोहित हैं उनको कम मार्क्स आया है और वो इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, लेकिन वो कॉलेज और कोर्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। इंटर पास किए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना है, मेरा मार्क्स कम आया है, क्या इसके लिए अच्छा होगा बाहर अदर स्टेट में एडमिशन ले तो अच्छा होगा या बिहार में एडमिशन ले तो अच्छा होगा? तो दीपक जी आप कुछ बताएंगे इनको? देखिए मार्क्स कम है इनके लेकिन इंजीनियरिंग करना है, तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं इनके लिए? देखिए जैसा कि बाकी पैनलिस्ट ने बताया कि अगर मार्क्स कम हैं तो इंजीनियरिंग की कोई भी जो अधिकांश जो अच्छे कॉलेजेज हैं उनमें या तो कंबाइंड टेस्ट से होता है या फिर उनके कॉलेजेस के अलग से टेस्ट होते हैं। तो अगर मार्क्स कम हैं तो उससे आप जेई मेंस में अगर नहीं आए हैं तो जो स्टेट के, जैसे इन्होंने बताया कि स्टेट के इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए अलग से एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें जा सकते हैं। इसके अलावा पॉलिटेक्निक का भी एक विकल्प है, उस पॉलिटेक्निक के विकल्प को भी अपना सकते हैं जिसमें इनको डिप्लोमा की मिलती है और जहाँ तक मुझे मालूम है कि पॉलिटेक्निक के बाद संभवतः 1 साल बाद फिर एक चांस मिलता है इंजीनियरिंग में जाने का, तो उसको भी अपना सकते हैं। तो ये सब तरीके अपना सकते हैं, लेकिन किसी न किसी कॉम्पिटिटिव परीक्षा के द्वारा ही जा सकते हैं। ये सीधे मार्क्स बेसिस पर एग्जामिनेशन संभवतः मुझे नहीं लगता कि किसी भी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है। मतलब उन्हें एग्जाम पास तो करना ही पड़ेगा और उसमें फिर सफल होना पड़ेगा। देखिए हमारे साथ बोकारो से, और ज़्यादातर ये जो एग्ज़ाम हैं ये तो सबके पहले से ही हो जाते हैं, इनके फॉर्म फिलअप होते हैं 12th के पहले ही। जी जी जी। और देखिए हमारे साथ एक और कॉलर हैं जो बोकारो से जुड़े हुए हैं, धीरज, वो भी सवाल पूछना चाहते हैं। धीरज अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, ये हम पूछना चाहते हैं कि बोकारो जैसे बीआईटी सिंदरी के लिए चाहे एनआईटी के लिए कितना परसेंटाइज आना चाहिए तो ये होगा, और दूसरा में कि प्राइवेट कॉलेज कोई बिहार झारखंड में कोई चाहे अच्छा कॉलेज कौन होगा? अच्छा, मतलब बिहार झारखंड के अंदर कौन सा ऐसा अच्छा सा प्राइवेट कॉलेज है जहाँ पे एडमिशन जो है वो लिया जा सकता है? संजीव जी देखिए ये सवाल बहुत अच्छा पूछा है इन्होंने। बिहार झारखंड में अगर कोई बच्चा पढ़ाई करना चाहता है तो यहाँ पे कौन सा वो कॉलेज आप सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए यहाँ जहाँ तक कि बिहार का प्रश्न है तो उन्होंने 2 पार्ट पूछा है कि कौन सा ब्रांच सेलेक्ट करना और कौन सा इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना। ये बेसिकली जो जैसे कि यहाँ NITs हैं और IITs हैं तो इनका तो मैंने जैसे बताया कि ये जेई मेंस के थ्रू और आपका इनका जो रैंक आएगा बच्चे का उसके आधार पर ये डिसाइड किया जाएगा कि इनको कौन सा इंस्टीट्यूशन मिलेगा। और जहाँ तक कि ब्रांचेस का बात है, आप जेई मेंस के थ्रू बिहार में आप NIT पटना में एडमिशन ले सकते हैं, NIT झारखंड में NIT जमशेदपुर में एडमिशन ले सकते हैं, BIT मेसरा में एडमिशन ले सकते हैं। अच्छा, ये आप जेई मेंस के रिजल्ट के आधार पे ले सकते हैं।
और जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं बिहार में, जैसे MIT मुजफ्फरपुर है, BC भागलपुर है, और भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, गया में है, मोतिहारी में है, और भी बहुत जगह खुले हैं। इनके लिए स्टेट गवर्नमेंट अपना एग्ज़ाम लेती है उसके आधार पे। और जहाँ तक कि ब्रांच का सिलेक्शन का है, तो अभी जो कट ऑफ का ट्रेंड है, तो जो हायर रैंक के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग सबसे उनका फेवरेट है, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी काफ़ी है उसमें। उसके बाद ECE इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसको स्टूडेंट्स प्राथमिकता देते हैं, उनमें भी प्लेसमेंट्स अच्छा है जी। उसके बाद हमारे कोर ब्रांचेस आ गए, जैसे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ये सब हमारे कोर ब्रांचेस हैं, उनको प्रेफर करते हैं। और उसके बाद और भी हैं ब्रांचेस जैसे मेटलर्जी, प्रोडक्शन और आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर का चूंकि कंपटीशन भी अलग होता है, चॉइस वो पहले से डिसाइडेड होता है कि हमको इस फील्ड में कि अगर जाना है तो उनका एक पेपर अलग से उनको देना पड़ता है कंपटीशन में। ओके, बिल्कुल। तो देखिए धीरज जी, मुझे लगता है कि आपने जवाब सुन लिया होगा और आपको जवाब मिल भी गया होगा। सासाराम की गीता घाट फजलगंज की रहने वाले अभिभावक हैं दीपक यादव, ये जानना चाहते हैं कि इंजीनियरिंग के लिए कौन सा कॉलेज सबसे बेस्ट रहेगा। वो अपने बच्चे का नामांकन इंजीनियरिंग कॉलेज में कराना चाहते हैं। वो इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं। और कौन सा कॉलेज अच्छा है जो कि हम बच्चे को अपना पढ़ा सकें। तो देखिए अखिलेश जी, आप कुछ बताना चाहेंगे इनको? ये पूछ रहे हैं कौन सा कॉलेज बेहतर होगा। जी बिल्कुल, ये डिपेंड करता है उनके मेरिट पे। अच्छा, अभी इंस्टीट्यूशन का सिलेक्शन जो है वो मेरिट पे ही डिपेंड करता है। अगर JEE मेन में अच्छा रैंक आता है तो अगर एडवांस क्वालिफाई करते हैं तो IIT में जाएंगे। अगर JEE मेन में अच्छा रैंक करे तो NITs हैं, IIITs हैं, CFTIs हैं। उसके स्टेट लेवल पे भी कई सारे गवर्नमेंट भी कॉलेजेस भी हैं और प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं। बहुत सारे डिम्ड यूनिवर्सिटीज़ भी है, उसमें एडमिशन ले सकते हैं। BIT है, SRM है, मणिपाल है, बिट्स पिलानी है। ये सारे का अपना कंपटीशन एग्जाम्स होता है। उसके अलावा बहुत सारे यूनिवर्सिटी ने 10+2 के बेसिस पे भी एडमिशन लेना स्टार्ट किया, मार्क्स बेसिस पे। ये पिछले साल कोरोना काल से ही ऐसा हुआ है। जैसे BIT बेल्लोर ने लास्ट ईयर +2 के बेसिस पे मेरिट बनाया, SRM BIT बेल्लोर पे ले रहे हैं। JP नोएडा में एक इंस्टीट्यूट है, वो ऑलरेडी JEE मेन के बेसिस पे ले रहे हैं। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं, सिर्फ इनको फाइंड आउट करना है कि मुझे कहाँ जाना है। अच्छा, मतलब ऑप्शंस बहुत हैं, आप बस अपने अंदर ये तराशिए कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा सुटेबल होगा। हमारे साथ मोतिहारी से एक कॉलर जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। सवाल पूछिए अपना। हेलो जी जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। सूरज जी, 10+2 में 98% आया हुआ है, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, क्या करें? नीट का भी परीक्षा देना है, 25-26 को शायद है। जी सूरज जी, एक बार फिर से अपना क्वेश्चन थोड़ा रिपीट कीजिएगा और थोड़ा जोर से बोले, आवाज थोड़ी कम आ रही है आपकी। मेरा 99% आया हुआ है जी, 10+2 में इंजीनियरिंग करना चाहते हैं। अच्छा, 10+2 में 99% आपको आया है, इंजीनियरिंग करना है। तो आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं, मतलब क्या चाहते हैं आप जानना? नहीं, हम वो अपना IIT करना है। अच्छा, तो देखिए इनका मतलब 99% आया हुआ है 12th में और इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो बेहतर ऑप्शन की तलाश में है ये भी। दीपक जी, कुछ सजेस्ट करेंगे आप इनको? इनके सवाल से ये स्पष्ट नहीं है कि इन्होंने एग्ज़ाम दिया था कि नहीं JEE मेंस का। अच्छा, तो अगर इन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है तो 99% के आधार पर तो एडमिशन नहीं हो सकता, जैसा कि अभी अखिलेश जी ने भी ये क्लियर किया कि और बाकी लोगों ने भी, संजीव जी ने भी, अनामिका जी ने भी, कि इसके लिए तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के थ्रू होते हैं। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, जैसा इन्होंने अखिलेश जी ने बताया, कि जिन्होंने पिछली बार मार्क्स के बेसिस पर लिया था, तो इन्होंने केवल अपना 12th के बारे में बताया है। और ये सारे एग्जामिनेशंस के लिए एप्लीकेशन की प्रक्रिया पहले से शुरू हो जाती है। तो अगर इन्होंने उस समय नहीं दिया है तो फिर अभी
मुझे नहीं लगता कि अभी किसी के एडमिशन्स नए होते होंगे, क्योंकि ये सारे के फॉर्म वगैरह तो सबके पहले ही मेरे ख्याल से फिलअप हो जाते हैं। अच्छा। तो इन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है अपने जवाब में। और बाकी तो लोगों ने बता ही दिया है कि इंजीनियरिंग में एडमिशन्स की क्या क्या प्रक्रिया है। कई बार हमारे बाकी पैनलिस्ट ने क्लियर किया है इसे। जी। और हमारे साथ एक और कॉलर अभिनव कुशवाहा जुड़े हुए हैं, अभिभावक हैं, वो भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। अभिनव जी, अपना सवाल पूछिए। अभिनव जी, आपको आवाज मिल रही है? सुन पा रहे हैं आप? हमारी छोटी सिस्टर है जो बायोलॉजी से 12th पास की है। तो जी हाँ, तो हमारी छोटी सिस्टर है जो बायोलॉजी से अभी 12th पास की है। तो इंजीनियरिंग में बायोलॉजी स्ट्रीम वालों के लिए कौन से कोर्स बिहार झारखंड में अच्छे कॉलेजेज अवेलेबल है, जैसे कि बायोटेक रिलेटेड या एग्रीटेक? जी जी। तो अनामिका जी, देखिए, ये पूछ रहे हैं कि बायोलॉजी से पास किया है इनकी छोटी सिस्टर ने, और अब ये बेहतर स्ट्रीम उसमें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, तो कौन सा ब्रांच सबसे ज्यादा अच्छा होगा? देखिए, इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ही बेसिक सब्जेक्ट्स है जी जी, जिसके थ्रू इंजीनियरिंग में, कोर इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। उसके अलावा इंजीनियरिंग में बायोलॉजी सब्जेक्ट लेके आई थिंक संजीव जी बेहतर बता पाएंगे। बायोमेडिकल, बायोटेक। देखिए, ऐसा है, अगर आप परमिशन दें तो मैं बोलना चाह रहा हूँ इसके बारे में। हाँ, जरूर जी। ऐसा है कि कुछ बिहार में तो इस तरह का नहीं है, लेकिन कुछ प्राइवेट बॉडीज हैं, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं साउथ में, तो जो कंप्यूटर साइंस में बायोलॉजी वाले बैकग्राउंड के लोगों को लेते हैं। उनको ये करना होता है कि ड्यूरिंग कोर्स ऑफ जो उनका जो कोर्स वर्क होता है, उनको मैथमेटिक्स के कुछ कोर्स क्लियर करने पड़ते हैं, बिकॉज बायोलॉजी वाले जितने लोग हैं उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री की पढ़ाई 12th लेवल पे हो जाती है, लेकिन मैथमेटिक्स की पढ़ाई नहीं होती है। इसलिए कुछ जो यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे जहाँ तक कि मुझे जानकारी है, VIT एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे इस तरह का एडमिशन होता है, और उनको कोर्स वर्क के दौरान मैथमेटिक्स का कोर्स करके और तब वो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हैं। तो वैसे लोगों के लिए ऐसे ऑप्शंस हैं। बिहार झारखंड में तो हालांकि वैसा कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है कि अच्छी तरीके से जवाब जो है वो समझ में आ गया होगा। बगहा के गोलू कुमार हैं जो इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर चुके हैं, इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं। अब जानते हैं कि उनका सवाल आखिर क्या है, उन्हीं से सुन लेते हैं। मेरा रिजल्ट आ गया है और मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। इसके लिए मैं कहाँ एडमिशन लूँ कि मेरा फ्यूचर ब्राइट हो सके? देखिए, इनका सवाल है कि कहाँ एडमिशन लें कि इनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो। तो अखिलेश जी, कुछ सजेस्ट करेंगे आप? गोलू, सबसे पहले मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आपने जेईई मेन या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है या नहीं दिया है। अगर आप नहीं दिए हैं तो ऑप्शंस हैं आपके पास। बहुत सारे प्राइवेट संस्थान हैं या गवर्नमेंट भी, स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट संस्थान है, पंजाब, राजस्थान वगैरह का, जो 10+2 के बेसिस पे भी मेरिट के थ्रू काउंसलिंग करा करके एडमिशन ले रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे विभिन्न स्टेट में, उड़ीसा, बंगाल, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटका वगैरह में भी बहुत सारे NAC A ग्रेड इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें लें, या फिर जो NIRF रैंक में, रैंकिंग में आते हो टॉप 200 में, वैसे कॉलेज में, ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी हो और वहाँ प्लेसमेंट का भी एस्पेक्ट्स आपका पूरा हो। जी। और हमारे साथ देखिए एक और कॉलर है मसौड़ी से, अक्षत जी जुड़े हुए हैं, अभिभावक हैं, सवाल पूछना चाहते हैं। अक्षत जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, सवाल पूछिए। सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा बेटा के जेईई मेन से 82% है, क्या NIT में हो सकता है? ओके, तो इनका सवाल ये है कि 82% जेईई मेंस में ये लाए हैं और NIT में एडमिशन लेना चाहते हैं, हो सकता है? दीपक जी। नहीं, मेरे ख्याल से संजीव जी ज्यादा अच्छा बताएंगे। अच्छा। इसमें ऐसा है कि दीपक जी, ये डिपेंड करेगा कि आप किस वर्ग से आते हैं,
क्योंकि सामान्य वर्ग से हैं या आरक्षित वर्ग से हैं, क्योंकि हर एक का मेरिट लिस्ट अलग अलग होता है, ऑल इंडिया रैंक अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग प्रकार से होता है। अच्छा, अगर सामान्य वर्ग में अगर ये मार्क्स जो है तो उसमें तो मैं डाउट करता हूं कि वो तो जो जनरल जो रिजल्ट है उस पर डिपेंड करेगा, लेकिन जो प्रेसिडेंस रहा है, जो लास्ट ईयर के रिजल्ट रहे हैं, उसके आधार पर इनको NITs में मिलना मुश्किल है। अच्छा। सामान्य वर्ग में जी जी, लेकिन आरक्षित वर्ग में अगर ये बिलोंग करते हैं तो अलग अलग कैटेगरी का मेरिट लिस्ट देखना पड़ेगा। जोसा के वेबसाइट पे पिछले विगत वर्षों का जो रिजल्ट है, कट ऑफ है, वो रैंक दिया हुआ है। जी जी, उसके आधार पे लोग चेक कर सकते हैं, वो ओपन है सबके लिए। उसमें देख सकते हैं कि उनका पिछले वर्षों का क्या कट ऑफ रहा है डिफरेंट कॉलेजेस में, और उसके आधार पर यह अनुमान लगा सकते हैं। मतलब उन कट ऑफ को देखने के बाद ही बताया जा सकता है कि एडमिशन होगा या फिर नहीं होगा। हमारे साथ समस्तीपुर से सूरज जुड़े हुए हैं। सवाल है, क्या है सूरज, आपका पूछिए। हेलो मैम, मेरा सवाल है, आफ्टर BSc इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। मतलब आफ्टर BSc? यस। आपने BSc किया है और आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं? नहीं, मेरा एडमिशन मतलब पार्ट 1 में हो चुका है, तो मतलब अच्छा, तो हो गया है, तो फिर आगे करना चाहते हैं इंजीनियरिंग, क्या करना होगा? अच्छा, अनामिका जी कुछ बताएंगे इनको आप? हाँ, आपने BSc पार्ट 1 में एडमिशन ले लिया तो आपके लिए भी वही प्रोसेस है जो बाकी लोगों के लिए है। आपको भी अप्लाई करना होगा JEE मेंस के थ्रू या फिर स्टेट गवर्नमेंट वाले जो एग्जामिनेशंस होते हैं, एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, उसमें, और क्वालिफाई करने के बाद ही आप एडमिशन फिर किसी कॉलेज में ले सकते हैं। आपके मार्क्स क्या आते हैं उसी के आधार पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जी, तो सूरज अभी आपके लिए ऑप्शन है, आप अभी भी कर सकते हैं, और जिस तरीके से सामान्य प्रक्रिया है उसी को आपको भी फॉलो करना ही पड़ेगा। देखिए, इसमें हमारे साथ अब जुड़ी हैं जमुई से एक गार्गी कुमारी हैं जो 10वीं पास कर चुकी हैं, इंजीनियरिंग करना चाहती हैं, और उनका एक सवाल है। सबसे पहले उनका सवाल सुन लेते हैं। तो मुझे इंजीनियरिंग करना है, तो फिर इसमें दाखिला कैसे लेना है, आगे की पढ़ाई कैसे करनी है, और जैसे अभी सारे इंस्टीट्यूट हैं तो उसका बजट भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए कौन सा ठीक रहेगा? और ऐसे 11th में, अभी 12th में हम लोग जाने वाले हैं, तो अभी सारे कोविड के चलते सारा ऑनलाइन हो गया है, तो ऑनलाइन में हम लोग क्या सुविधा हम लोग को मिलेगी, और हम लोग कैसे करेंगे सब चीज़? अखिलेश जी कुछ समझाएंगे इनको आप? उम्मीद है आपने सवाल सुन लिया होगा अच्छे से। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल मैंने सुन लिया है। एक्चुअली कोविड काल में थोड़े से बच्चों को परेशानी तो हुई है। कोचिंग संस्थान सारे बंद हैं, ठीक है। अब बिहार में तो ओपन हो चुका है, लेकिन बच्ची का कहना है कि स्कूल के साथ साथ 10th के बाद स्कूल भी होता है और प्लस कोचिंग भी होता है। दोनों में कोविड के ड्यूरेशन थोड़ा सा दिक्कतें आई है, तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अनअकैडमी है, बायजूस है, स्टडी अड्डा है, बहुत सारे, तो किसी न किसी का ये लोग ले करके फिर उसको स्टडी को कंटिन्यू कर सकती हैं इंजीनियरिंग का प्रिपरेशन के लिए। अच्छा, और महंगा भी नहीं, ये लोग बहुत सस्ता, यानी कि ऑफलाइन एजुकेशन से ज़्यादा सस्ता ऑनलाइन एजुकेशन है। अच्छा, थोड़ा इसके डिफरेंस को भी समझने की कोशिश करेंगे अखिलेश, जैसे कि अब जब ऑनलाइन हो चुका है और जिस तरीके से आप बता रहे इतने सारे ऑप्शंस हैं बच्चों के सामने, तो कौन सा बेहतर होगा और किस लिहाज से कौन सा बेहतर होता है? देखिए मैम, ऑनलाइन ऐप कौन सा बेहतर है ये तो कहना मुश्किल है, ठीक है, ये तो बच्चे पे डिपेंड करता है। लेकिन जितने भी हैं, कुछ जैसे बायजूस है और अनअकैडमी है, स्टडी अड्डा है, टारगेट है, कई सारे ऐसे ऑनलाइन ऐप है जो पढ़ाते हैं, और इनका वीडियो लेक्चर मैंने भी देखा है, ठीक है, काफ़ी बेहतर है। ये डिपेंड बच्चे के अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है कि किस लैंग्वेज भी चूज करते हैं, किस करिकुलम को चूज करते हैं, ठीक है। बट ये सारे बेहतर हैं। इंस्टीट्यूट वगैरह भी जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट थे, फिटजी और आकाश, ILN, ये लोग भी अपना अपना ऐप स्टार्ट कर चुके हैं। तो बच्चों पे डिपेंड करता है अपने बजट के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, और जिसमें वो सुटेबल हो। और सारे ऑनलाइन ऐप ने फ्री ट्रायल वर्जन दिया है, तो आपको डाउनलोड लगता है कि ये करें, जो कुछ दिन क्लास करके सिस्टम, देखें जिसमें अंडरस्टैंडिंग हो। जी अखिलेश जी, जिस तरीके से ये ऑनलाइन सिस्टम आया है तो ये बच्चों के लिए एक हेल्पफुल बना है। वैसे बच्चे, जैसा आपने बताया कि लोग जो अफोर्ड नहीं भी कर सकते वो भी यहाँ पे आकर पढ़ सकते हैं, तो उन लोगों के लिए एक बड़ा चेंजेस है और बड़ी सहूलियत है।
जी बिल्कुल चेंजेस है और बहुत सहूलियत है। मैं कुछ दिन पहले मेरे एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि कोचिंग बंद है और मेरी क्लास नहीं हो पा रहे हैं और पैसा भी नहीं है, तो 1000 रुपया में एक स्टडी अड्डा नाम का न्यूज़पेपर में ऐड आया, मैंने बोला इसे डाउनलोड कर लो। अच्छा। उसने डाउनलोड कर लिया और बच्चा बोल रहा मुझे कोचिंग जाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी से पढ़ रहा हूँ। ओह वाओ। और देखिए हमारे साथ एक और सीतामढ़ी से, ठीक है मैम। जी जी जी। और देखिए हमारे साथ सीतामढ़ी से एक 12वीं पास आशीष का सवाल है। सबसे पहले आशीष का सवाल सुन लेते हैं। इंटरमीडिएट पास कर चुका हूँ, मैं अपने भविष्य के लिए कौन सा कोर्स करूँ जो सस्ता हो, और मैं इंटरमीडिएट में मेरा थोड़े कम मार्क्स आया है, जो मैं कहाँ नाम लिखाऊं जो सस्ता हो और मेरे भविष्य के लिए अच्छा हो। मैं गरीब फैमिली से हूँ, जो मैं जहाँ अगर सस्ता सुविधा हो वहाँ मैं नाम लिखाकर आगे मैं पढ़ना चाहता हूँ, जो आगे मेरे भविष्य के लिए अच्छा हो। और देखिए अभी हम लोग डिस्कस ही कर रहे थे कि कौन सा बेहतर ऑप्शन है और कम पैसे में वो ऑप्शन सही हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हैं, उनके पास थोड़ी पैसों की दिक्कत होती है, तो कैसे वो इससे उबर पाएं और कैसे वो अपने लिए बेहतर भविष्य संवार पाएं। संजीव जी, आप कुछ सजेस्ट करेंगे आशीष को? जी आशीष जी, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के स्टूडेंट हैं 12th में, तो मेरा तो ये सजेशन रहेगा, जो बेसिक बुक्स है आपके पास, ठीक है, आप जो कॉम्पिटिशन्स के लिए जो तैयारी कराते हैं एजेंसीज, आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि सेल्फ स्टडी का कोई विकल्प नहीं है। तो अगर आप NCERT जो बुक्स, जो बेसिक प्रेस्क्राइब बुक्स है, उसको आप अच्छे से उस पर कंसंट्रेट कीजिए, और जो कॉम्पिटिशन्स के जो क्वेश्चंस हैं, जो ट्रेंड हैं, उनके बारे में थोड़ा अगर अवेयर रहेंगे, और इसके बाद अगर आप आपको सुविधा कोचिंग की मिलती है तो अच्छी बात है, लेकिन टोटली कोचिंग पे डिपेंड करना मेरे ख्याल से बहुत एडवाइजेबल नहीं है। तो मेरा है कि फोकस ये करना चाहिए कि जो आपको प्रेस्क्राइब बुक्स है, जो NCERT की सस्ती बुक है, उसमें उसको अगर आप ध्यान से पढ़ें, काफ़ी अच्छी तरह से लिखा हुआ है, और उस पर अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो आपके लिए फ्यूचर में अच्छा रहेगा। और जहाँ तक कि जो आप अपने भविष्य के लिए एग्ज़ाम की बात करते हैं, तो वो जो कंपटीशन है JEE मेंस का, उसका इंजीनियरिंग के लिए अभी कोई विकल्प हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और वो सबसे, क्योंकि वो उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जी, और गवर्नमेंट का फी स्ट्रक्चर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के फी स्ट्रक्चर से कम रहता है उसमें जी। और इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, उसका और कंपैरेटिवली कम है उसका फी स्ट्रक्चर जी। तो अगर और तीसरी बात यह है कि अगर आपको इंस्टीट्यूशन अच्छा मिल रहा है, जिसमें आपका भविष्य, आपको लगता है कि जहाँ पे प्लेसमेंट्स अच्छा है, नौकरी मिल जाएगी, तो आपको लोन्स की भी सुविधा है। आप जो सॉफ्ट लोन्स हैं, जो इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम पे आपको अवेलेबल हो सकता है, तो जब आपको जॉब जब लग जाएगा तो आप धीरे धीरे उससे रिटर्न कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, और ये सारे ऑप्शंस तो इनके पास हैं ही। देखिए दीपक जी, इसी से जुड़ा मेरा सवाल आपसे ये होगा कि अभी हम लोग प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में बात तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या गवर्नमेंट की तरफ से भी वैसे बच्चों के लिए कुछ मदद पहुँचाई जा रही है, वैसे कोई स्कीम निकाली गई है जिससे बच्चे वहाँ से लोन तो एक है ही माध्यम, जिस तरीके से लोन लेकर के और वापस में रिटर्न भी किया जा सकता है, लेकिन इसके अलावा कुछ गवर्नमेंट की तरफ से स्कीम चलाए जा रहे हैं वैसे बच्चों के लिए? देखिए, ये पहले अखिलेश जी ने इसको बताया भी था कि एक तो बिहार में जो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, और अब तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक नया इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया है, इसलिए इंजीनियरिंग कॉलेजेस की संख्या भी यहाँ पर बढ़ी है और उनकी फीस बहुत कम है, बहुत नॉमिनल फ़ी है। दूसरी, अगर लड़के बाहर भी पढ़ते हैं तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना जो वर्ष 2016 से बिहार में चल रही है, उसमें उनको 4 लाख रुपए तक का लोन मिलता है, इसी के जिसमें फ़ीस और उनके रहने की ये सारी चीज़ें कवर होती है। तो अगर बच्चा बिहार के बाहर भी किसी कॉलेज में पढ़ रहा है, लेकिन वो बिहार का निवासी है, तो वो इस स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठा सकता है। इसमें 4 लाख रुपए तक का मिलता है। इसके अलावा लोन लेने के लिए, जैसे बैंक्स के जो होते हैं उनके स्टडी लोन होते हैं,
तो उसके तहत भी जा सकते हैं। परंतु ये जो 4 लाख रुपया का है ये बहुत ही नॉमिनल इंटरेस्ट पे है और बहुत ही सरल तरीके से, जिसमें बैंक की तरह उतनी लंबी प्रक्रिया नहीं है, ये जी, इसका सभी बच्चे फायदा उठा सकते हैं। जी बिल्कुल। और देखिए हमारे साथ एक और हमारे कॉलर रौनक जुड़े हुए हैं, वो सवाल पूछना चाहते हैं। रौनक, सबसे पहले अपना सवाल पूछिए। लगता है रौनक से हमारा संपर्क टूट चुका है, वापस संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखिए दीपक जी, अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे, आपने बताया कि लोन ऐसे मिल जाता है, बहुत बार ऐसे देखने को मिला है। बहुत सारे लोगों का कंप्लेन, बच्चों का कंप्लेन ये भी होता है कि सही तरीके से वो जो प्रोसेस है वो इतना लंबा हो जाता है, इतना लेंदी हो जाता है कि वो उसी में फंस कर रह जाते हैं और लोन बहुत दिनों बाद मिल पाता है। तो क्या उसको अभी सरल तरीके से किया गया है कि बच्चे आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सके और उनको लोन मिल पाए? देखिए, बिहार में जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की जो योजना है जो 2016 से चल रही है, उसमें प्रक्रिया बहुत ही सरल है। बिल्कुल सिंगल विंडो सिस्टम है इसका। जो डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रेशन एंड काउंसलिंग सेंटर है, DRCC, हर जिले में, इन्हें ये पहले तो इसकी एप्लीकेशन ऑनलाइन होती है और उसके बाद उन्हें DRCC पर केवल जाना है अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए। इसलिए उसके अलावा न तो इन्हें किसी और कार्यालय में जाना है और न ही किसी बैंक में जाना है। तो इसलिए इससे ज़्यादा सरलतम प्रक्रिया नहीं हो सकती है। ये कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन है और केवल DRCC पे इन्हें जाना है। अगर ये ऑनलाइन नहीं भर सकते हैं तो ये DRCC पे जाकर भी सीधा वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इनका आधार वेरिफिकेशन होता है। बिल्कुल, तो पहले से मतलब अब तो जो है थोड़ा आसान कर दिया गया है, आसानी से बच्चे जो हैं लोन भी ले सकते हैं। वैसे भी बच्चे कॉलेजेस की थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होती है जी, इनके कॉलेजेस की थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन होती है ताकि वो कॉलेज कैसे हैं इसकी जांच कर ली जाए और फिर उसके बाद इन्हें लोन सैंक्शन हो जाता है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम जो भी पैनल एक्सपर्ट आज हमारे साथ जुड़े आप सभी का। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने वैसे बच्चों को सजेशन दिया है जो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे। तो उम्मीद है कि आज के इस खास कार्यक्रम में आपने जो सवाल पूछा उसका जवाब आपको मिल गया होगा और आपसे आगे भी ऐसे ही शो के ज़रिए हम मिलते रहेंगे, आपके सवालों को लेते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया, धन्यवाद। और आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।